तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 जियोग्राफी, और इसका हम चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं। नाम है चैप्टर का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बिल्कुल डिटेल में करेंगे। इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बिल्कुल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो अगर आपका नोट्स पढ़ने का मन है। इन शॉर्ट आपको चैप्टर को रिवाइज करना है। बाकी चैप्टर को इतनी डिटेल में समझा दूंगा कि आपको डाउट नहीं बचने वाला, कोई भी एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अब यहाँ पे बारी आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। और हाँ, एक चीज और बता देता हूं कि इस बुक के जितने बाकी के चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे हो चुके हैं। आगे मतलब कुछ दिनों बाद हो गए इसके पूरी कंप्लीट बुक, जो भी वीडियोस हैं इस बुक से रिलेटेड वो सारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है, ठीक है। उसको भी विजिट कर लेना अगर किसी दूसरे चैप्टर को आपको समझना है तो। अब यहाँ पे बारी आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। मैन्युफैक्चरिंग होता है बनाना, कोई चीज का निर्माण करना, क्रिएट करना, ठीक है, मैन्युफैक्चर करना, बनाना। अब वो चीजें मैन्युफैक्चर करने वाली चीजें कहाँ पे होती है? वो इंडस्ट्रीज के अंदर होती है। लेकिन भाई मतलब इंडस्ट्री होती क्या है, ये तो मेरे को समझ में ही नहीं आया। मतलब एक्सप्लेन कैसे करें इंडस्ट्री होती क्या है? तो ये वो चीजें होती है, वो लोकेशंस होती है, स्पोर्ट होते हैं, कुछ भी हब, कुछ भी बोल सकते हो जो आपका मन कर रहा है, ठीक है, जहां पे रॉ मटेरियल को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। नहीं समझे? चलो समझाता हूं। एक उदाहरण के तौर पे आप मान के चलो कि एक रॉ मटेरियल है जिसका नाम है कॉटन। नॉर्मल सा है, एक कॉटन है हमारे पास में जो कि 100 रुपए किलो मिलता है हमको। कितने मिलता है? 100 रुपए किलो, ठीक है। मतलब 1 किलोग्राम 100 रुपए का हमें पड़ रहा है वो। और जब वो इंडस्ट्रीज में जाके उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वही उसी कॉटन से बनी हुई शर्ट हमें 1000 रुपए के आसपास पड़ जाएगी। तो जो ये बीच में यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है 900 रुपए और बढ़ गए। तो ये किसकी वजह से हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग की वजह से। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है? रॉ मटेरियल को, ये रॉ मटेरियल है ना हमारा, रॉ मटेरियल को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, प्रॉफिट के लिए, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है? देखो ये तो सिंपल सी बात थी। अब जो मैन्युफैक्चर है इंडस्ट्रीज में बनाती हैं तो हर चीज की जरूरतें होती है। अब हम जो है लोहा है, लोहे को कच्चा लोहा, रॉ आयरन यूज नहीं कर सकते, है ना? क्यों? जब कुछ बन ही नहीं सकता उससे अभी, तो क्या बनाए उसका? कुछ काम का ही नहीं है वो हमारे लिए। लेकिन अभी हमने उसकी कुछ रोड्स बना दी, पाइप्स बना दी, तो वो हमारी यूज में आएंगी। कहीं पे भी यूज करना है वहां पे यूज में आएंगी वो, अलग अलग वेरियस शेप्स उसकी यूज में लाई जाती है। अब समझते हैं इंपॉर्टेंस। तो फिर ये जरूरी क्यों है ना? जरूरतों का पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंस, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? पहला पॉइंट है कि ये रिड्यूस करती हैं। क्या रिड्यूस करती हैं? तो ये जो है रिड्यूस करती है आपकी जो दूसरे सेक्टर्स हैं, दूसरे फील्ड्स हैं, इलाके हैं, उनका लोड, उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है उसको कम करती हैं। कैसे? समझाता हूं। उसमें क्या होता है, मान के चलो इंडिया जो है, मान के क्या चलना, वैसे है ही, इंडिया जो है एग्रीकल्चर में रिच है। मतलब एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे इंडिया के अंदर। और अगर कोई इंडस्ट्री ना हो, कुछ और काम ना हो हमको, तो हम क्या सारे इंसान 200 करोड़ 250 करोड़ पता नहीं कितनी आबादी बढ़ती जा रही है, तो वो जो आबादी है क्या वो एग्रीकल्चर के भरोसे टिक पाएगी? क्या उनका जो है पेट भर पाएगा? क्या आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं। तो उनको काम चाहिए, मीन्स उनको करेंसी, पैसा चाहिए। तो जो पैसा है वो किसी और जगह काम नहीं कर सकते तो मिलेगा नहीं। तो ये क्या करती है? ये उन लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करती हैं और वहां पे उस फील्ड का जो प्रेशर है उसको रिड्यूस कर देती है। उसका जो मतलब उसके ऊपर जो बर्डन आने वाला था, जिसको आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, डिसग्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी। मतलब आदमी 5 की जरूरत है, लगे पड़े वहां पे 10, तो वो 5 फालतू में लगे हुए हैं, ठीक है। वही चीज है, उसको उन 5 जो फालतू में लगे हुए वो इंडस्ट्रीज में जाके अपना प्रॉफिट ले सकते हैं और उस फील्ड से प्रेशर रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अगला आता है क्रिएट जॉब, ठीक है। क्रिएट बोल सकते हो, जनरेट बोल सकते हो, ठीक है। जॉब्स पैदा करती है। अब काम करने के लिए मजदूर चाहिए,
वर्कर्स चाहिए उनको, तो जो इंडस्ट्रीज में वर्कर्स जाएंगे तो उनके लिए जॉब्स खाली होंगी। अगर किसी के पास नॉलेज ज्यादा है थोड़ा सा, तो हो सकता है थोड़ी हायर पोस्ट पे चला जाए वहां पे भी, है ना। मशीनें हैं, डेवलप मतलब कुछ भी काम करना है मशीनों का, किसी को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, पढ़ा हुआ नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो जो है वो उसको कुछ उसकी स्किल्स के हिसाब से काम मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे क्रिएट जॉब्स, बहुत सारे लोगों के लिए ये जॉब्स क्रिएट कर देती है, ठीक है। अगला आता है, अगला क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज। क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज। ये देखो कुछ पॉइंट्स नहीं है, मैं अपने पास से बना के लिख रहा हूं, ठीक है, लेकिन इन्होंने लाइनों में समझा रखे कि हाँ ये चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको, इन शॉर्ट मैं टॉप पॉइंट लिख रहा हूं बस आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अगली बात आती है हमारे पास में, वो है फॉरेन एक्सचेंज की, मतलब कि पैसा, और हमारा पैसा नहीं, दूसरे देशों का पैसा, दूसरे देशों की जो करेंसी है वो हमारे देश में आएगी, उसके लिए भी इंडस्ट्रीज बहुत मायने रखती हैं। कैसे आती है वैसे, ये आप सोच रहे होगे। इंडस्ट्रीज में क्या होता है, कोई प्रोडक्ट क्रिएट होता है और वो प्रोडक्ट दूसरे देशों में भेजा जाता है बेचने के लिए, और वहां से पैसा आता है। अमेरिका में भेज रहे हैं तो डॉलर आएंगे, है ना, वैसे ही दूसरे देशों में भेज रहे हैं कहीं से कुछ आएगा, अलग अलग करेंसी है वो उनकी मैटर करती है। तो वो जो करेंसी भारत में आएगी तो उसका फायदा मिलेगा। अब ऐसे ही भारत की करेंसी भी दूसरे देशों में जाती है। भारत वाले जब बाहर से किसी दूसरे देश से सामान मंगाते हैं, इंपोर्ट कराते हैं सामान को, तो वो पैसा देते हैं अगले को जिस देश से लिया है, मतलब तो वहां पे करेंसी, तो ऐसे एक्सचेंज चलता रहता है इनका, ठीक है। तो वो ज्यादा होता है। अगर देखो इंडस्ट्रीज ना हो तो फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगा या फिर ना के बराबर होगा, और जिसका सीधा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि आप अगर कुछ काम कर रहे हो, मान लो इमरजेंसी पड़ गई, आपातकाल हो गया देश के अंदर, बाढ़ सूखा कुछ भी हो सकता है, और फसल नहीं हुई, तो दूसरे देश से भी नहीं मंगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने कभी उनको भेजी नहीं है, तो वो हमको क्यों देंगे, है ना। तो ये इसी चीज में फॉरेन एक्सचेंज बहुत काम आता है, ठीक है। अगर हमें जरूरत पड़ जाती है कभी तो हम भी ले सकते हैं उन देशों से। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आता है वैल्यू, ठीक है। वैल्यू लिख सकता हूं मैं खाली इस चीज को, कि वैल्यू ऐड कर देती है इंडस्ट्रीज उस चीज में, किसी भी रॉ मटेरियल में इंडस्ट्रीज वैल्यू ऐड कर देती है। वैल्यू का मतलब यहां पे है पैसा, ठीक है। 100 रुपए से 1000 का बना दिया। अब उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं, अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये भारत से कॉटन नहीं मंगाता, कॉटन नहीं मंगाता, ये क्या मंगाता है, ये शर्ट्स मंगाता है, कॉटन से बने हुए क्लोथ्स मंगाता है बेसिकली। तो ये अब यहाँ पे 1000 रुपए के है, तो ये जो 900 रुपया प्रॉफिट है वो कहाँ आ रहा है, भारत में आ रहा है। तो वही चीज है, वो वैल्यू हमें मिलती है जब हम किसी प्रोडक्ट को भेजते हैं रॉ मटेरियल से उसको बना के, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ बेसिक से पॉइंट्स। और यहाँ पे बता रखा है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी कि ये एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की मदद करते हुए काम करते हैं, ना कि बहसबाजी करते हुए। कैसे समझते हैं? उदाहरण के लिए बोलता हूं मैं कि एग्रीकल्चर, दो ही फील्ड है ना, एग्रीकल्चर है एक तरफ, इंडस्ट्री है। तो जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है वो बोलता है मुझे फर्टिलाइजर चाहिए, मुझे ट्यूबवेल करना है, पाइप चाहिए, लोहे की पाइप चाहिए, प्लास्टिक की पाइप चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, दवाइयां चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए उसको भी, है ना। तो वो सारी चीजें कहाँ से आएंगी, कहाँ आती है, कहाँ से बनती है, वो इंडस्ट्रीज में। समझ गए ना, मतलब एग्रीकल्चर वाले बंदे को जरूरत है इंडस्ट्रीज की, इतना समझ में आ गया। लेकिन इंडस्ट्री वाले को क्यों जरूरत है? तो इंडस्ट्री, जो कॉटन इंडस्ट्री हो गई, वहां पे क्या चाहिए, कॉटन चाहिए। कॉटन कहाँ से मिलेगा? एग्रीकल्चर से मिलेगा। तो एग्रीकल्चर के बिना वो फैक्ट्री बंद, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी ना। वैसे ही जूट की इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, शुगर केन की इंडस्ट्री हो गई, शुगर मिल्स जिनको बोलते हैं। तो वो सारी चीजें क्या है, वो डिपेंड है एग्रीकल्चर पे। तो इसीलिए बोल रखा है कि इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ काम करती हैं। अब आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी, देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें इंडस्ट्रीज का क्या रोल है, कितनी वैल्यूएबल है ये इंडस्ट्रीज, ठीक है। चलो देखते हैं। तो जो ये इंडस्ट्रीज है हमारे पास में, ये जरूरी बहुत ज्यादा है। कैसे? देखो, एक तो हमारा अभी चल रहा है जीडीपी, ठीक है। जीडीपी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो ये इकोनॉमिक्स वाली बुक जो आपने पढ़ी है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी, इसी फील्ड से है वो बुक, तो उसमें आपको पता लग गया होगा ये सारी चीजें। तो
अब देखो यहाँ पे क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ना, जीडीपी में, भारत की जीडीपी में 17% वैल्यू देता है। देखो ऐसा नहीं है मैं बोलूं भाई मतलब क्या बात है, ऐसा मत सोचो, थोड़ी देर शांति से सुनो। ये जो आपकी बुक है ये 2005 में पब्लिश हुई थी, एनसीईआरटी की बुक जो है 2005 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। और मेहरबान इंडिया वाले इतने हैं कि इसको अपडेट नहीं किया गया है, बदल जाते हैं डाटा हर साल, दूसरे साल तीसरे साल डाटा बदल जाते हैं, तो इन डाटा के ऊपर ज्यादा भरोसा मत करना, ठीक है। बट हाँ, इन्होंने बुक में लिखा है, आपको एग्जाम में चिपकाना है चिपका दो, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव की सोचते हो कि भाई कॉम्पिटिटिव में यही आंसर मिलेगा, तो भूल जाओ, क्योंकि ये गलत हो सकता है आपका, ठीक है। अब ऐसे बुक बोल रहे हैं अभी अपडेट करने के लिए कि दोबारा इनको मतलब अपडेट कर दिया जाएगा बुक्स को, और दोबारा न्यू डिजाइन दिया जाएगा, लेकिन 1-2 साल लगेगा उसमें, तब तक आप इन्हीं बुक से काम चलाओ अपना। अब यहाँ पे देखो जीडीपी में 17% योगदान देता है। अभी इंडस्ट्री ज्यादा हो गई है, बढ़ गया होगा ये परसेंटेज आपका, लेकिन अभी के लिए भी इतना ही मान के चलेंगे, हम क्या कर सकते हैं अभी। तो अभी जो है यहाँ पे बता रखा है, आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 27% ऑफ द इंडस्ट्री विच इंक्लूड 10% ऑफ माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैसेज, ठीक है। 27% है वैसे टोटल तो, लेकिन 17% इंडस्ट्रीज का है, और बाकी जो 10% है वो माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैसेज वगैरह से हमें मिलता है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। अब अगला आता है इंडस्ट्रियल लोकेशन, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलो जानते हैं। इंडस्ट्रियल लोकेशन, लोकेशन क्या होता है भाई, मतलब ये तो बहुत आसान सी बात है। लोकेशन होती क्या है, कोई जगह जहां पे कोई फैक्ट्री है हमें इंस्टॉल करनी है, मतलब मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करनी, जगह पे इंस्टॉल करनी है, किसी लोकेशन पे इंडस्ट्रीज सेटअप करनी है, तो कहाँ पे करे, कौन सी जगह परफेक्ट होगी, क्या चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। वैसे इकोनॉमिक्स का भी पॉइंट है ये, सेम टू सेम इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही बताया गया है, लेकिन हम अपना बेसिक से जानेंगे कि जहां पे हमें रॉ मटेरियल मिल जाए, है ना, क्योंकि भाई अगर माल नहीं मिलेगा, हमें रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, तो इंडस्ट्रीज बनाएंगी क्या, है ना, बेसिक सी जरूरत है। उसके अलावा वाटर की सप्लाई, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री जो है वाटर के ऊपर बेस्ड होती है, वाटर जो रिक्वायर्ड होता है, तो इसीलिए वाटर वहां पे होना चाहिए, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है, वहां पे लेबर, है ना, जो मजदूर है, वर्कर्स है, वो सस्ते होने चाहिए। देखो इलाके हैं मैटर करते हैं, जो इंडिया है ना, इंडिया का अगर आप ईस्टर्न साइड जाओगे, बिल्कुल ईस्ट में नहीं, जो जहां पे मणिपुर मेघालय वहां पे नहीं, उससे इधर रहो, थोड़ा समुद्र के इधर ही रहो, उड़ीसा में, ठीक है, उस साइड का इलाका, बिहार, उत्तर प्रदेश, वहां पे पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा है और वहां पे लेबर सस्ती मिलती है, ठीक है। वैसे ही कुछ इलाके हैं वो देखने पड़ते हैं, जो फैक्ट्री सेटअप करेगा, मुझे नहीं देखने, जिसको देख बनाने हैं वो। अब उनको बिजली भी चाहिए भाई, अगर बिजली नहीं मिलेगी तो फैक्ट्री चलेगी कैसे, तो पावर भी चाहिए होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है बेसिक से, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेन से ये पॉइंट्स है जिनकी जरूरत पड़ती है लोकेशन सेटअप करने के लिए, कहीं पे भी लगाने के लिए। और मोस्ट ऑफ द केसेस जो है ना, आपकी जो फैक्ट्रीज हैं वो शहरों के आसपास लगती है, सिटीज के अंदर लगती है, मतलब बॉर्डर पे, सिटीज के बॉर्डर पर लगती हैं। क्यों? क्योंकि वहां से जो है मतलब एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना वो इजी रहता है थोड़ा सा, और उसके अलावा उनको सर्विसेज मिल जाएंगी बैंकिंग वगैरह की, ठीक है, वो इंश्योरेंस जो भी चाहिए होता है उनको, वो सर्विसेज वहां पे इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो अब एक आता है, देखो एक होता है अर्बनाइजेशन, ठीक है, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, दो अलग अलग वर्ड हैं। क्या होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज का विकास, अर्बनाइजेशन शहरीकरण, शहरों का विकास, ठीक है ना। मतलब ये बोल रहे हैं कि दोनों चीजें, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, दोनों एक साथ ग्रो होते हैं। देखो पता समझ रहे हो ना, ये बात समझो कि जब एक शहर में इंडस्ट्री ज्यादा हो जाएंगी, मतलब सामान बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है सिटी में ग्रोथ होगी और वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा होती है, ठीक है। वैल्यू चाहिए, पैसा चाहिए, कैसे भी कमा के ले आओ बस, ठीक है। अब यहाँ पे बता रखा है कि मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स नोन एज क्या लिख रखा है, एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। अब जो है ये बोल रहे हैं कि एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स में जो है मतलब शहर के जो सेंटर है, सिटीज हैं, वो मदद करती है इन चीजों में भी, ठीक है। अब आता है इंडस्ट्रीज का मार्केट लिंकेज, ठीक है, इंडस्ट्रीज का मार्केट लिंकेज।
अब देखो यहाँ पे जो है ना हमारे पास में इंडस्ट्रीज जो है मार्केट से लिंक होती हैं। कैसे होती हैं समझो। हमें सबसे पहले चाहिए एक इनपुट। इनपुट का मतलब है यहाँ पे रॉ मटेरियल, लेबर, जो भी कुछ चाहिए जो बना सकते हैं उसका सामान को, वो चाहिए। ठीक है, इनपुट चाहिए। उसके बाद में हम उस इनपुट को लेके जाएंगे। ठीक है, टी लिख रहा हूं मैं, मतलब ट्रांसपोर्ट हो रही है वो चीज। ठीक है, कहां पे जाएगी वो? फैक्ट्री में जाएगी, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में। ठीक है, फैक्ट्री में जाएगी और फैक्ट्री से कहां पे जाएगी? फैक्ट्री में जाके उसका सामान बनेगा, बनेगा ना सामान। फैक्ट्री में क्या बनेगा? उसका सामान बनेगा, प्रोडक्ट बोल सकते हो जिसको आप, प्रोडक्ट बनेगा। और वो प्रोडक्ट आपका फिर चला जाएगा, कहां पे चला जाएगा? मार्केट के अंदर बिकने के लिए, है ना। और जो मार्केट है उससे वो वापस इनपुट ले सकते हैं। बीच में हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है इसमें से, जो कि है मनी, जिसके लिए हम यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। पूरा काम किसके लिए किया है? मनी के लिए किया है। और यहाँ से मार्केट में जब सामान बिकेगा तो आपको मनी मिल जाएगी, और उस मनी से आप इनपुट यानी कि जो भी खर्चा करना है वो खर्चा करो, थोड़ा बहुत आपकी जेब में डल जाएगा पैसा, काम चल जाएगा आपका। ठीक है, उसी के लिए तो कर रहे हो मेहनत आप। तो ये था। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट्स पे आते हैं। और यहाँ पे अब इंडस्ट्रीज के बारे में बता रहे हैं कुछ। वैसे उससे पहले जो, हाँ ठीक है, चलो ये यहीं से शुरू करते हैं हम। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, एग्रो बेस्ड काफी बड़ा चैप्टर है, दूसरा पार्ट भी आएगा, टेंशन मत लो, खत्म होने वाली है वीडियो जल्दी। तो अब बारी आ गई है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की। एग्रो बेस्ड, एग्रो होती है एग्रीकल्चर, और बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होती हैं उनको हम बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, जैसे कॉटन, सिल्क, जूट, वुलन, टेक्सटाइल, एडिबल ऑयल, शुगर। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की। किसकी बात करेंगे? टेक्सटाइल, टेक्सटाइल कपड़ों के बारे में बात करेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो यूनिक पोजीशन रखती है इंडियन इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि भाई कपड़े सबको चाहिए। ठीक है, बिना कपड़ों कोई नहीं जीने वाला यहाँ पे। अब इससे जो है भारत के जो कपड़े हैं कुछ मतलब एक पार्टिकुलर वैरायटी के क्लोथ्स जो है बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, उससे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, जो कि बहुत जरूरी है हमारे लिए। वही चीज बता रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होती है लगभग 24% इसी से, जो कि 4% भारत की जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूट करता है। इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री, सिर्फ इकलौती ऐसी है जो कि विच इज कंप्लीट इन द वैल्यू चेन, जो कि वैल्यू चेन यानी कि पैसा लेना देना पूरा संभाल सकती है अपने आप में, मतलब देश की हालत संभाल सकती है। फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडिड प्रोडक्ट एंड सेल्फ रिलायंट। ठीक है, प्रोडक्ट भी बन जाएंगे, एग्रीकल्चर पे पूरा सेक्टर संभल सकता है इससे। अब अगला आता है इसी के अंदर, मतलब टेक्सटाइल के अंदर बहुत सारी है ना, टेक्सटाइल कपड़ा, टेक्सटाइल का मतलब है कपड़ा, सीधी सी बात ये है। और अब जो ये कपड़ा है बहुत तरीके का होता है, अलग अलग तरीके का। तो पहला जो कपड़ा आ रहा है वो हमारा कॉटन का कपड़ा आ रहा है। किसका आ रहा है? कॉटन, कॉटन टेक्सटाइल। ठीक है, किसका आ रहा है? कॉटन टेक्सटाइल। अब कॉटन की बात आती है, कॉटन का कि शायद इसी बुक में था आपका, कोई चैप्टर था एग्रीकल्चर वाला, 4th चैप्टर था आपका। और उस चैप्टर के अंदर हमने क्या जाना था कि जो कॉटन है कहाँ कहाँ उगाया जाता है। गुजरात में, उस इलाके में, वेस्टर्न साइड में उगता है ना वेस्टर्न साइड में गुजरात, और उससे नीचे कुछ स्टेट्स में उगाया जाता है। तो कॉटन की जो इंडस्ट्रीज है वो भी वहीं पे सेटअप आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पे बता रखा है, तो यहाँ पे टुडे देयर आर नियरली 1600 कॉटन एंड ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल्स इन द कंट्री। कितने मिल है? 1600 मिल है। 2005 की बात है ये, अब तो ज्यादा कर दिए होंगे इन लोगों ने। 1600 मिल है, और उससे के अलावा थोड़े बहुत आदमी हाथ से काम करने वाले भी यहाँ पे बचे हुए हैं। अबाउट 80% ऑफ दीज आर इन द प्राइवेट सेक्टर, और जिसमें से जितनी भी इंडस्ट्री है वो ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर की है, सरकार की नहीं है। सरकार ने इतनी ज्यादा इनमें मदद नहीं करी है। और इसमें जो है वीविंग इज डन बाय द हैंडलूम, पावरलूम एंड इन मिल्स। जो वीविंग है, कपड़े की बुनाई होती है, वीव बुनना जाता है कपड़े को, तो वो अलग अलग लूम्स में बुना जाता है। हैंडलूम हाथ से भी वो आता है ना, गांधी ने चलाया था वो चरखा, ठीक है, वो वाली बात कर रहे हैं। हैंडलूम हाथ वाला आता है, पावर वाला बिजली वाला भी आता है, और उसके अलावा मिल्स बनते हैं पूरे, मतलब
मिलों में काम होता है इनका बड़े स्केल पे, तो हर जगह पे इसका यूज किया जाता है। तो इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है यार्न को, YARN, ठीक है ना, किसको करता है, यार्न को, ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल होता है ये, तो इसको जो है एक्सपोर्ट करता है जापान को। उसके अलावा जो है यूएस से उस साइड की जितनी भी कंट्रीज है, यूके, रशिया, फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीका, यहाँ पे डायरेक्ट कपड़ा एक्सपोर्ट करता है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे एक आपको मैप भी दे रखा है, मैप जो है अभी नहीं दिखाएंगे आपको, कुछ और भी बचे हुए हैं, कॉटन वुल, हाँ इसमें हो गया है शायद, हाँ तो मैप आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे। और इस मैप के अंदर आप देखो, इसमें बहुत सारे सेंटर्स अलग अलग दिखा रखे हैं, कहाँ पे ऊन के कपड़े बनते हैं, कहाँ पे सिल्क, कहाँ पे कॉटन, ठीक है, वो आप मैप में देख सकते हो। अदरवाइज देखो वीडियो छोटी, फोन छोटा होगा आपका डिस्प्ले, तो क्लियर दिखेगा नहीं मैप, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हाँ, आप एक काम करो, अपनी बुक खोलो और उसमें जाके देख लो, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैप समझ में नहीं आता, कुछ ट्रिक चाहिए, बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बता दूंगा इसमें से कुछ आता है कि नहीं आता है। तो अगला क्वेश्चन आता है, सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अगला पॉइंट आता है कि यहाँ पे जो है 34 मिलियन जो है स्पिंडल्स इंस्टॉल की गई, कुछ बेसिक सी बातें बता रहे हैं हमको ये। और ये जो है सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, इंडिया जो है कॉटन टेक्सटाइल में सेकंड लार्जेस्ट है चाइना के बाद में। ठीक है, वी हैव अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न, 1/4 ऑफ द टोटल ट्रेड हम यहाँ से करते हैं। तो ये हो गया आपका कॉटन का। अब अगली बात आती है जूट टेक्सटाइल की। किसकी बात आती है? जूट की। कॉटन की समझ में आ गया ना, अब बात आती है जूट टेक्सटाइल, जूट की। जूट का कपड़ा जो है आमतौर पे आपका ईस्टर्न साइड होता है, बिहार, कोलकाता उस साइड में होता है ये। और वहां पे एक सीधी सी बात ये है इनकी कि वहां पे क्यों होता है, अब बहुत इंपैक्ट पड़ा जब भारत आजाद हुआ ना, इंडिया जो है आजाद हुआ, स्प्लिट हो गया बांग्लादेश में, और बांग्लादेश का के अंदर जो है जहां पे जूट उगाया जाता था, काफी बड़ा हिस्सा बांग्लादेश को देना पड़ा। उसके चलते जूट का प्रोडक्शन काफी हद तक गिर गया भारत में, लेकिन उसी इलाके में होता था तो अब भी वहीं पे होता है। और इसको जो है ज्यादा पानी चाहिए होता है, मतलब ग्रोथ में और फिल्टरिंग वगैरह होती है, जो कपड़ा बनता है तो पानी चाहिए होता है वहां पे, रिवर्स वगैरह वो सारा सिस्टम उधर इजीली सेटअप हो जाता है, और चीप लेबर तो वहां पे पहले से ही अवेलेबल है। ठीक है, तो वो सारी चीजें कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है। और इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ रॉ जूट एज वेल एज जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट सेकंड प्लेस एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में, क्योंकि देखो भारत में से तो टूट के गया ना वो, तो बांग्लादेश वाले हिस्से में होता था, अब बांग्लादेश ही चला गया, तो बांग्लादेश के बाद भारत जो है दूसरे नंबर पे आता है। और सामान जो है जूट को एक्सपोर्ट, क्योंकि वो बांग्लादेश वाले खुद यूज करते हैं, हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं, हमें जरूरत नहीं पड़ती इतनी। लेकिन अभी जो है पॉलीथीन को बैन किया गया, उसके बाद में बोला गया कि जूट के बने जूट बैग्स लेके आओ, तो उसके चलते जूट का जो प्रोडक्शन है वो हाई किया गया। ठीक है, अच्छा पैदावार करने लगे, ग्रोथ होने लगी उसकी। ठीक है, और जो पहला, ये बेसिक सा जीके वाले टाइप का फैक्टी टाइप पॉइंट है कि जो पहला जूट मिल था वो कलकत्ता के अंदर 1859 में सेटअप हुआ था। कब हुआ था? 1859 में सेटअप हुआ था, रिसरा में। ठीक है, अब यहाँ पे बता रखा है द जूट इंडस्ट्री सपोर्ट्स 2.61 लाख वर्कर्स डायरेक्टली, 2.5 लाख वर्कर के आसपास जो है ये सपोर्ट करती है जूट की इंडस्ट्री। वैसे कम ज्यादा हो सकते हैं, स्टैट्स मैंने शुरू में बता दिए थे क्या पंगा चलता है इनका। ठीक है, अब ऐसे ही आगे बता रखे हैं कि 2005 नेशनल जूट पॉलिसी आई थी, वॉज मेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। ठीक है, उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए इसके ऊपर काम किया गया था, इंप्रूविंग क्वालिटी को बेहतर करने के लिए काम किया गया, एंश्योरिंग गुड प्राइसेस टू जूट फार्मर्स, और जो किसान है जो जूट की खेती करते हैं उनको एक अच्छी वैल्यू मिल सके, उसके ऊपर भी काम किया गया था। उसके अलावा आगे बहुत सारी इंडस्ट्री है, लेकिन एक लास्ट बची हुई है हमारी शुगर इंडस्ट्री। अगला जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है उसके बाद में, और वो आपकी अगली वीडियो में होने वाली है। ये वीडियो शुगर इंडस्ट्रीज के बाद में खत्म हो जाएगी। तो शुगर इंडस्ट्रीज और देख लेते हैं। शुगर होती है चीनी, गन्ना, ठीक, गन्ने से मिलती है ना, तो शुगर बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर शुगर केन रिक्वायर्ड होता है। और भारत जो है ना, क्योंकि भारत के अंदर गन्ना कम होता है, लेकिन दूसरे देशों में कुछ में ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बता रखा है सेकंड प्रोड्यूसर है गन्ने का, पहले पे कौन है? कनाडा है शायद से। और यहाँ पे जो अगर आप बात करो शुगर
केन से शुगर बनाने की, गुड़ बनाने की, तो उसमें जो है भारत पहले नंबर पे आता है। वो पता नहीं क्या करते करने, मुझे भी नहीं पता लगा, लेकिन गुड़ के मामले में भारत पहले नंबर पे आता है। अब भारत में लगभग 450 शुगर मिल्स है, ज़्यादा बढ़ गई होंगी, लेकिन उसमें बता रखा है 60% जो मिल्स है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके में, क्योंकि वहां पे शुगर केन ज़्यादा होता है, इसीलिए। ठीक है, अब आजकल तो वैसे पंजाब हरियाणा में होने लगा है, पहले नहीं होता था, तो वो चीज़ है। अब वीडियो करते हैं ख़त्म, और आई होप आपको बहुत सारे डाउट्स है, मतलब होंगे तो बता देना मेरे को कमेंट में, और अगर डाउट नहीं है, समझ में आ गया है, तो बता देना दोस्त मेरे को कि हाँ भाई मेरे को समझ में आ गए हैं, थैंक यू। तो चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस चीज़ का कर रहे हो, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे आपके सब्जेक्ट टॉपिक से रिलेटेड छूटने ना पाए।